होगा, यूट्यूब रिकॉर्डिंग आपको यूट्यूब पे मिल गया होगा, चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो आइसोमेरिज्म का रिकॉर्डिंग है, उसमें पड़ा हुआ है। चलिए लास्ट आज का हेडिंग दीजिए, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड एक सेकंड रुक जाइएगा, बस क्लास शुरू कर रहे हैं। ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड हेडिंग दीजिए। देखो ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड इंपॉर्टेंट होता है, जहाँ पे एक क्वेश्चन जो बनता है वो इंपॉर्टेंट बनता है इसमें। ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड शॉर्ट फॉर्म इसको OMC बोलते हैं। OMC को क्या बोलते हैं? ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। OMC शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है और इसको बोलते हैं ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। अब ये बात आता है ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड किसको कहते हैं, किसको है। तो यहाँ पे लिखिएगा, द मेटल इज अटैच्ड टू कार्बन, ऑर्गेनिक कार्बन। द मेटल which is attached to organic carbon. The metal which is attached to organic carbon is organometallic compound. Organometallic compound. मेटल जो ऑर्गेनिक कार्बन से अटैच्ड होता है उसी को बोलते हैं ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। द मेटल विच इज अटैच्ड टू ऑर्गेनिक कार्बन इज नोन एज ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। ओके, क्लियर है ना? जब ऑर्गेनिक कार्बन मेटल लगा होगा ना, उसको बोल देना ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कार्बन कार्बन ही है, मतलब कोई अलग है क्या? और कार्बन ऑर्गेनिक वाला ही ज्यादा होता है ना, कार्बन ज्यादातर हम ऑर्गेनिक में यूज करते हैं, इसलिए इसको ऑर्गेनिक कार्बन बोलते हैं। ऑर्गेनिक कार्बन का मतलब क्या है? जैसे एल्केन वाला कार्बन ऑर्गेनिक कार्बन कहलाता है, एल्कीन वाला कार्बन ऑर्गेनिक कार्बन कहलाता है, इसलिए ऑर्गेनिक कार्बन लिखा हुआ है। तो वो एल्केन वाला कार्बन होगा या तो एल्कीन वाला कार्बन होगा, नहीं, या बेंजीन वाला कार्बन होगा, ये सब कार्बन लिया जाता है मेनली। तो उस कार्बन को ऑर्गेनिक कार्बन ही बोलते हैं। तो कार्बन मेनली ऑर्गेनिक ही होता है, कार्बन मेनली क्या होता है? ऑर्गेनिक ही होता है, इसलिए ऑर्गेनिक कार्बन लिखा जाता है, ठीक है ना। तो उसका कोई बहुत बड़ा सेंस नहीं है कि कार्बन लिख दोगे तो गलत हो जाएगा और ऑर्गेनिक कार्बन लिख दोगे तो गलत हो जाएगा। सेंस क्लियर है ना? देखो ऑर्गेनोमेटालिक, ऑर्गेनोमेटालिक इसका मतलब क्या हुआ? मेटल जब ऑर्गेनिक कार्बन से जुड़ेगा तो उसको बोलेंगे ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। ओके, इसमें जो ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड होता है वो 3 तरीके का होता है। एक होता है सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड, एक होता है पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड, और एक होता है सिग्मा एंड पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। 3 तरीके का कंपाउंड पढ़ना है आपको, ठीक। चलो फिर टाइप्स ऑफ OMC पढ़ो। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड, उसमें पहला लिखिएगा सिग्मा बॉन्डेड, सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड, सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड, सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। देखो जब मेटल सिग्मा बॉन्ड से लगा होगा, सिग्मा बॉन्डेड कार्बन से लगा होगा, तो उसको बोलेंगे सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। किसको बोलेंगे? व्हेन मेटल इज अटैच्ड टू कार्बन विथ सिग्मा बॉन्ड, ओनली सिंगल बॉन्ड ना, ऐसे लिख लो। द मेटल which is attached to single bonded carbon, to single bonded carbon, अगर सिंगल बॉन्डेड कार्बन से लगा हुआ है उसी को बोलेंगे हम सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। जैसे एग्जांपल से समझने की कोशिश करो। सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड कोई बड़ा चीज नहीं है, सबसे पहले तो ये समझ लो। जैसे मान लो आपने पढ़ा होगा RMgX, ये देख रहे हो आप, अल्काइल ग्रुप और मैग्नीशियम, मेटल कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको बोलते हैं सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। इसका नाम होता है
ग्रिगनार्ड रिएजेंट, कभी नाम सुना हुआ होगा आपका, ग्रिगनार्ड रिएजेंट बोलते हैं इसको, RMGX। RMGX को क्या बोलते हैं? ग्रिगनार्ड रिएजेंट। उसी तरह से RZNR, इसको बोलते हैं फ्रैंकलिन रिएजेंट। इसको क्या बोलते हैं? फ्रैंकलिन रिएजेंट, इसका नाम होता है फ्रैंकलिन रिएजेंट। इसी तरह से लिखोगे आप R3AL, ट्राई एल्काइल एल्यूमिनियम, ये भी क्या है? सिग्मा बॉन्डेड ही तो है, ट्राई एल्काइल सर वो EN लिखें कि ZN? ZN, RZN, ZN ना? ZN फ्रैंकलिन रिएजेंट, ये पढ़ाएंगे हम अभी आपको, हाइड्रोकार्बन में आएगा ये फ्रैंकलिन रिएजेंट, RZNR। R3AL, ट्राई एल्काइल एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम मेटल होता है और R क्या है? कार्बन है, तो ये सिग्मा बॉन्डेड हो गया। R4PB, इसको बोलते हैं टेट्रा अल्काइल लेड, क्या बोलते हैं इसको? टेट्रा अल्काइल लेड, टेट्रा अल्काइल लेड, इसको बोलते हैं टेट्रा अल्काइल लेड। ये सब क्या है? सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड है। जब आप क्वेश्चन बना रहे होंगे उसमें आपको ये मिलेगा, सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड पहचानने के लिए, पहचानने में कोई दिक्कत ही नहीं है। जब कोई मेटल तो उसको बोलेंगे सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड। यहाँ पे सब सिंगल बॉन्डेड कार्बन है। आर का मतलब अल्काइल ग्रुप से है, और अल्काइल ग्रुप कैसा होता है? सिंगल बॉन्डेड ही होता है। अल्काइल ग्रुप जो भी लोगे, चाहे इथेन ले लो, इथाइल ले लो, प्रोपाइल ले लो, ब्यूटाइल ले लो, कुछ भी ले लो, आपका वो सिंगल बॉन्डेड कार्बन ही होता है। तो RMGX, RZNR, R3AL, R4PB, ये सब क्या है? सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड। क्योंकि PB क्या होता है? मेटल, और R क्या है? सर इथीन और इथाइन में? इथीन और इथाइन पाई बॉन्डेड में आ जाएगा ना बेटा, इथीन और इथाइन, क्योंकि हमने हाँ क्या सर, लिखा है? यहाँ सिर्फ इथेन ही मतलब करेंगे ना, हमने लिखा है, देखो सिंगल बॉन्डेड कार्बन लिखा है, मतलब एल्केन ही। यस सर। यस एल्केन ही होना चाहिए। सिंगल डबल बॉन्डेड कार्बन आ जाए तो पाई बॉन्डेड में आ जाएगा ना, पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड हो जाएगा। देखो फिर यहाँ फिर सर हाँ बोलो। सर जैसे डबल बॉन्ड जैसे R है तो मतलब दो सिंगल बॉन्ड लगे हो, लास्ट में डबल बॉन्ड लगे हो, तब भी ये, तब तो नहीं सिंगल तब बॉन्ड नहीं, मान तब लिया। तो हो जाएगा सिंगल बॉन्डेड। हमने क्या बोला अभी आपसे? सिंगल बॉन्डेड कार्बन से लगा हुआ है तो सिंगल हाँ सर। बॉन्डेड कार्बन से लगा है। अब आगे डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल बॉन्ड है, तो ठीक है चलेगा, फिर तब तो कोई दिक्कत नहीं है। लगा तो सिंगल बॉन्ड से है ना, हाँ सर वही सही डबल है सर। बॉन्ड से लगेगा तब दिक्कत। जैसे आप बोल रहे हो कि CH2 डबल बॉन्ड CH है और उससे मेटल लग गया, तो इसका मतलब नहीं वो सर डबल तब नहीं बॉन्ड से होगा। लग गया, तो डबल बॉन्डेड कार्बन डोनेट कर रहा है वहां पे, ठीक है। तो सिग्मा बॉन्डेड का मतलब यही होता है कि अगर कोई मेटल सिंगल बॉन्डेड कार्बन से लगा हुआ है, डबल बॉन्डेड कार्बन से लगेगा तो पाई बॉन्डेड में आ जाएगा। सिंगल बॉन्ड जैसे R है तो RC2H5 ले लो, यहाँ भी RC2H5 ले लो, या CH3 ले लो, कुछ भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ भी RC2H5 ले लो, यहाँ भी RC2H5 ले लो, तो इन सब में ये होगा सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड। समझ में आया? सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड सिंपल है। देखो ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड तो बच्चा पहचान ही जाता है। अगर कोई मेटल ऑर्गेनिक कार्बन से लगा हुआ दिख रहा है तो वो है ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड, और सिग्मा बॉन्डेड कार्बन से लगा हुआ दिख रहा है तो वो है सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड। बस इतना है, सिंपल सा सेंस है, जैसा नाम वैसा काम, जैसा नाम वैसा काम, तो टेंशन नहीं होता है। अगर नाम के विपरीत चीजें होती है तब दिक्कत होता है, नाम जैसा काम वैसा, तो क्या टेंशन है फिर। सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड बच्चा आराम से पहचान सकता है। आगे आइए, पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड, दूसरी बात करते हैं। दूसरा है पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड, पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड कौन होता है? जब मेटल किसी डबली बॉन्डेड या मल्टीपल बॉन्डेड कार्बन से अटैच होता है उसको बोलते हैं पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड। तो यहाँ लिखिएगा, द मेटल विच इज अटैच्ड टू, द मेटल which is attached to the pi bonded carbon लिख लो, pi bonded carbon, pi bonded carbon। अगर मेटल पाई बॉन्डेड कार्बन से लगा हुआ है तो उसको बोलते हैं पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड। बात समझ में आ रहा है क्या? पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड किसको बोलेंगे?
द मेटल विच इज अटैच्ड टू पाई बॉन्डेड कार्बन। जैसे नाम याद रखिएगा, नाम पूछा जाता है, फॉर्मूला नहीं देगा, नाम पूछेगा। जैसे सॉल्ट एक होता है, इसका फॉर्मूला होता है PtCl3, PtCl3, देखो PtCl3, और यहाँ आता है C2H4, और साथ में यहाँ पे आप लगा दो सोडियम, NaPtCl3 C2H4, PtCl3 C2H4, नहीं सोडियम, हाँ सोडियम, हाँ ठीक है, PtCl3 C2H4, यहाँ पे -1 हो जाएगा। तो ये C2, इसको देखोगे अगर आप, कोई बच्चा इसको देखेगा तो Pt+2 आएगा, और क्लोरीन, और इधर भी क्लोरीन, इधर भी क्लोरीन, यहाँ से कैसे जुड़ेगा ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड से, और यहाँ पे है CH2 डबल बॉन्ड CH2, ऐसे इसके साथ जुड़ा है, देखो पाई बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है ना, पाई बॉन्डेड कार्बन से जुड़ गया ना ये, इसलिए इसको बोलते हैं पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड, और इसका नाम है जैसे सॉल्ट। ये पूछा जाता है एग्जाम में, पूछा जाएगा कि बताओ इनमें से कौन सा पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड है। आंसर क्या होगा, एक है जैसे सॉल्ट PtCl3 C2H4, और इसको रिप्रेजेंट ऐसे करना है। इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका मैंने पहले भी बता रखा है, PtCl3 η⁴ C2H4 ऐसे रिप्रेजेंट करिएगा, और यहाँ पे सोडियम रहेगा। सोडियम कभी कभी नहीं देगा तो यहाँ पे माइनस देगा, और क्या, सॉल्ट का मतलब ही होता है, अगर आप सॉल्ट लिख रहे हैं तो सोडियम के साथ ही बनेगा तभी सॉल्ट होगा, कोई अल्कली मेटल के साथ हो तभी सॉल्ट होता है। तो इस तरह से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको बोलते हैं पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड। जब कोई मेटल पाई बॉन्डेड सर कार्बन, ये एरो क्या शो कर रहा है? एरो का कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। अच्छा सर, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, हाँ सर ठीक है। इलेक्ट्रॉन पेयर ही ट्रांसफर होता है, एक Yes, लिगेंड sir, और yes, sir. मेटल के बीच में इलेक्ट्रॉन पेयर ट्रांसफर होता है। तो ये स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री भी है, ये आपको पता ही था, PtCl3 C2H4 -1 एक स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री है, DsP2 हाइब्रिडाइजेशन है। उसके बाद आप इस तरह के बॉन्डिंग देख सकते हो, तो इसको बोलेंगे हम, ये पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड है। ये याद करना है आपको, जैसे सॉल्ट फॉर्मूला और जैसे सॉल्ट नाम, क्योंकि आपके एग्जाम जब भी क्वेश्चन आता है, आपके मॉड्यूल में जब क्वेश्चन देखे होंगे आप, तो वहाँ पे जैसे सॉल्ट लिख कर दिया होगा। सर एक में था। हाँ, तो जैसे सॉल्ट पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड होता है। एक के बाद बी नंबर देखो, दूसरा नंबर आता है फेरोसिन। फेरोसिन भी दूसरा नंबर पे आएगा, ये याद करना है आपको। फेरोसिन ये भी पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड होता है। इसका फॉर्मूला होता है Fe C5H5 ट्वाइस, FeC5H5 ट्वाइस। सर फॉर्मूला भी याद करना है? हाँ, इस फॉर्मूला याद करेंगे तभी तो होगा ना, यस सर, कॉमन ठीक है। नेम पे है ना, जैसे सॉल्ट और फेरोसिन। फेरोसिन आपका जो है FeC5H5 ट्वाइस होता है, इसको बोलते हैं C5H5 का फॉर्मूला ये होता है। देखो C5H5 का फॉर्मूला ये होता है, C5H5 का फॉर्मूला ये है, साइक्लोपेंटा डाई इनाइल एनायन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? साइक्लोपेंटा डाई इनाइल एनायन, साइक्लोपेंटा डाई इनाइल एनायन बोलते हैं, साइक्लोपेंटा डाई इनाइल एनायन बोलते हैं इसको। ये है C5H5, C5H5 साइक्लोपेंटा डाई इनाइल एनायन होता है। तो इसमें इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, Fe और η⁵ C5H5 ट्वाइस। यहाँ पे जितना कार्बन होता है ना, उसको आप इससे दिखा सकते हो, η⁵ से, η⁵ से, साइक्लोपेंटा डाइनाइल एनायन। अब इसको स्ट्रक्चर में देखो तो सैंडविच लाइक स्ट्रक्चर होता है, सैंडविच स्ट्रक्चर ऐसा, ये माइनस ये ऐसा, और यहाँ पे बीच में Fe+2 आ जाएगा, और नीचे से भी आ जाएगा ऐसा। ये सैंडविच लाइक स्ट्रक्चर होता है, मतलब बीच में आप नहीं दो ब्रेड रख के बीच में कुछ रख देते हो और दोनों चाप देते हो उसको, तो वही चीज है, ये सैंडविच लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसको बोलते हैं फेरोसिन। फेरोसिन पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड होता है। ये भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछता है कि बताओ इनमें से कौन कौन पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड है। एक ऑप्शन जैसे सॉल्ट भी देगा, एक फेरोसिन भी देगा। तो फेरोसिन पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड होता है, फॉर्मूला होता है FeC5H5 ट्वाइस, ठीक है। और इसका C5H5 को बोलते हैं साइक्लोपेंटा डाइइनाइल एनायन। तो ये क्या है, कार्बन कौन सा जुड़ा हुआ है, पाई बॉन्ड वाला जुड़ा हुआ है, पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड है। उसके बाद एक C होता है जिसका नाम है बिस बेंजीन क्रोमियम,
ये 3 आपको याद करने होंगे। सर हाँ बोलिए। सर वो जो एफ के बीच में बस मतलब कुछ बॉन्ड तो होगा ना सर उसमें, कुछ ऐसे हाँ रखा तो नहीं? ये सैंडविच लाइक वही बॉन्ड ही तो है एक तरह से। Ab+2 के बीच में जो C5H5 है ना, वो पूरी तरह से जुड़ा रहता है। तो एक जैसे पाई बॉन्ड भी जुड़ा रहेगा, नेगेटिव चार्ज पूरा जुड़ा रहेगा, ये ऐसे जुड़ता है। ये सैंडविच बन गया ना, जैसे ये इस तरह से पूरा जुड़ेगा। ये एक दूसरे से ऐसे जुड़ेगा। ये देखो पाई बॉन्ड भी जुड़ेगा, ये पाई बॉन्ड, ये नेगेटिव चार्ज, 3 जुड़ेंगे इसके साथ। इसके साथ ये भी 3 जुड़ेगा, ऐसे ऐसे 3 जुड़ेगा। नहीं समझ में आया? हाँ ठीक है, हाँ नहीं ठीक है सर। इसलिए सैंडविच बना दिया ना मैंने, सैंडविच। तभी तो मैंने बोला आपको कि वो बीच में एकदम पकड़ लेगा उसको। जैसे 2 ऊपर से रख देंगे तो बीच में एकदम पकड़ा हुआ रहेगा उसको। तो पकड़ने का मतलब क्या हुआ कि इसके साथ भी पूरी तरह से वो ओवरलैप कर गया ना, इसके साथ पूरा ओवरलैप कर गया। तो उसके ऊपर रख दोगे तो क्या लगता है तुमको, क्या ये पाई बॉन्ड? इसीलिए तो फेरोसिन जो होता है वो आपका पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होता है। उसके बाद आता है बिस बेंजीन क्रोमियम। उसके बाद आता है बिस बेंजीन क्रोमियम। बिस बेंजीन क्रोमियम ये सब आपको आईयूपीएससी में मिला था, अगर आपको याद हो तो। बिस बेंजीन क्रोमियम ये Cr था, और ये C6H6 होगा, C6H6 ट्वाइस। इसको बोलते हैं बिस बेंजीन क्रोमियम। ये भी पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। बेंजीन रिंग लिख लो, बेंजीन रिंग के बीच में Cr को डाल दो, ये भी सैंडविच लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसको बोलेंगे बिस बेंजीन क्रोमियम। और इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका ये होता है, क्रोमियम 𝛉5 6 सॉरी C6H6 ट्वाइस, इसको बोलते हैं बिस बेंजीन क्रोमियम। तो ये 3 पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होता है। ये 3 जो होते हैं वो पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होते हैं। एक बार आप इनको देख लो, तो ये तीनों याद भी करना है आपको। एक जैसे सॉल्ट याद करना होगा, PtCl3C2H4, और फेरोसिन Fe C5H5 ट्वाइस, और बिस बेंजीन क्रोमियम Cr C6H6 ट्वाइस। बिस बेंजीन क्रोमियम, फेरोसिन और जैसे सॉल्ट, ये 3 जो हैं वो कैसे हैं, पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ये 3 कैसे हैं, पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। इज इट क्लियर और नॉट? बोलो। क्लियर सर, क्लियर है बेटा यस सर। यस सर। सर। ये भी सैंडविच जैसा ही है। सिग्मा बॉन्ड से जुड़ा होगा तो सिग्मा बॉन्ड भी पहचान जाओगे। अब तीसरा आता है सिग्मा एंड पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। इस पे क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, सबसे इंपॉर्टेंट यही है, सिग्मा एंड पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। थर्ड लिखिए, सिग्मा एंड पाई बॉन्डेड, सिग्मा एंड पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, सिग्मा एंड पाई बॉन्डेड। सर इसमें Cr उससे डबल पाई बॉन्ड से बॉन्डेड होगा। सिर्फ पाई बॉन्ड से बॉन्डेड होगा, तीनों पाई बॉन्ड उसके ऊपर रख दिया गया ना, तीनों पाई बॉन्ड हो गया तो ऐसे जुड़ेगा। देखो ये जुड़ेगा, ये जुड़ेगा, ये जुड़ेगा, ऐसे ये जुड़ेगा, ये जुड़ेगा और ये जुड़ेगा, ऐसे ये पूरा सैंडविच बन जाएगा। ठीक है और सर। ऊपर रख दिया गया ना, तो बेंजीन का तीनों पाई बॉन्ड उस क्रोमियम से जुड़ जाएगा। उसका नीचे वाला बेंजीन भी तीनों पाई बॉन्ड क्रोमियम से जुड़ जाएगा। ठीक है, तो ये पाई बॉन्ड में ट्राइडेंटेट लिगेंड के नाम से जाना जाता है। ये बेंजीन जो होता है ना वो पाई बॉन्ड डोनेट है ना, पाई बॉन्ड डोनर है ये लिगेंड कैसा हो गया, ट्राइडेंटेट हो जाता है। ये ट्राइडेंटेट लिगेंड होता है। पाई बॉन्ड की बेसिसिटी पे बात होती है, क्योंकि यहाँ पे 3 पाई बॉन्ड है तो तीनों पाई बॉन्ड डोनेट करेगा, तो ये क्या हो गया, ट्राइडेंटेट लिगेंड हो गया। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये वाला मोनोडेंटेट हो गया, CH2 डबल बॉन्ड CH2, एक ही पाई बॉन्ड डोनेट कर रहा है। यहाँ यस सर। पे एक नेगेटिव चार्ज भी है और 2 पाई बॉन्ड भी है, तो ये भी ट्राइडेंटेट लिगेंड हो गया। तो अगर यहाँ पे कोई बोले कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा आयरन का, तो 6 बोलना पड़ेगा। यहाँ पे कोई बोले क्रोमियम का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, तो 6 बोलना पड़ेगा, क्योंकि 3 तो ये इसकी डेंसिटी है, तो 3 का डबल हो गया ना, तो 6 हो जाएगा। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ क्रोमियम जो होगा 6 होगा, क्योंकि यहाँ पे 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है। देखो इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड, 6 कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। ठीक है ना, तो ये पाई बॉन्ड के बेसिस पे इसकी डेंसिटी देखी गई है। अगर 3 पाई, एक पाई बॉन्ड है तो मोनोडेंटेट हो गया, 2 पाई बॉन्ड है तो बाइडेंटेट हो गया। तो यहाँ पे भी देखो, अगर आप C5H5 को, तो ये पाई बॉन्ड और ये पाई बॉन्ड डोनेट कर रहा है, और ये नेगेटिव चार्ज भी डोनेट कर रहा है, इसलिए कैसा लिगेंड हो गया, ट्राइडेंटेट। और बेंजीन कैसा लिगेंड है, ट्राइडेंटेट है या नहीं, ऑन द बेसिस ऑफ पाई बॉन्ड, ऑन द बेसिस ऑफ पाई बॉन्ड। तो डेंसिटी पाई बॉन्ड के बेसिस पे भी देखा जाता है।
डेंसिटी पाई बॉन्ड के बेसिस पे भी देखना हो सकता है। अगर आप वो दे देगा बेंजीन दे दिया और पाई बॉन्ड डोनेट करने के लिए बोल रहा और ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड के बारे में बोल दिया, तो फिर आपको यहाँ पर डेंसिटी बेंजीन का 3 बताना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये देखो, ये क्रोमियम का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। क्यों 6 है? क्योंकि 3 पाई बॉन्ड के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है। और आपको पता है कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म्ड बाय लिगेंड टू CMA इज नोन एज कोऑर्डिनेशन नंबर। यस और नो? बस समझ में आ रहा है ये बात? यस सर। तो बस यस सर। और पाई बॉन्डेड में ज्यादा मेहनत नहीं है। अब उसके बाद आता है सिग्मा और पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेट्रिक कंपाउंड। ये जो मेनली देखा गया है ये मेटल कार्बोनिल में होता है। सिग्मा और पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेट्रिक कंपाउंड इज मेनली ऑब्जर्व्ड इन मेटल कार्बोनिल। इट इज मेनली ऑब्जर्व्ड इन मेटल कार्बोनिल। यहाँ से खूब सारा क्वेश्चन बनता है। ये क्वेश्चन JEE एडवांस के अंदर भी बहुत बार आ चुका है, तो एक बार आप इसको देखें, समझिएगा मेरे साथ। तो पहले तो आप लिख लीजिए इट इज मेनली ऑब्जर्व्ड इन मेटल कार्बोनिल। इट इज मेनली ऑब्जर्व्ड इन it is mainly observed in metal carbonyl. It is mainly observed in metal carbonyl. ये सिर्फ और सिर्फ किसमें दिखाई देगा? मेटल कार्बोनिल में। सिग्मा और पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेट्रिक कंपाउंड जो होता है वो कहाँ दिखाई देता है? मेटल कार्बोनिल में। ओके, अब इसको समझना होगा इसमें होता क्या है मेनली। तो मेटल का मतलब ये है, इसको समझ के पॉइंट्स बनाएंगे हम लोग। मेटल ये है और कार्बोनिल का मतलब तुम्हारा ये है, C डबल बॉन्ड O ट्रिपल बॉन्ड O बना लो। C ट्रिपल बॉन्ड O यही होता है लगभग, एक प्लस माइनस होता है जैसा कि आप जानते हो। कोऑर्डिनेट बॉन्ड मतलब कोऑर्डिनेट बना लो, ऐसा होता है C ट्रिपल बॉन्ड O। C ट्रिपल बॉन्ड O ऐसा होता है। एक सेकंड रुकना, थोड़ा सा एक सेकंड रुकिएगा। हाँ तो देखो बेटा, कह रहा था मैं कि इट इज मेनली ऑब्जर्व्ड इन मेटल कार्बोनिल। ये मेनली जो है मेटल कार्बोनिल में होता है। और एक मेटल है ये कार्बोनिल है। इसके बाद ये मेटल के पास अगर आप देखोगे तो मेटल के पास एक वैकेंट ऑर्बिटल भी है और एक फिल्ड ऑर्बिटल भी है। दोनों चीज है कि नहीं मेटल के पास? बताओ। मेटल के पास इलेक्ट्रॉन भी है और मेटल के पास एक वैकेंट ऑर्बिटल भी है। यस और नो? इज इट क्लियर और नॉट? क्लियर सर। Yes, sir. बस दोनों चीजें हैं। देखो अब ये वाला वैकेंट है और ये वाला भरा हुआ है। मेटल के पास 2 ऑर्बिटल्स होते हैं, एक वैकेंट है, ये आप पहले लिख लो, ये वैकेंट है और ये वाला फील्ड है। अब थोड़ा सा यहाँ आते हैं, कार्बोनिल को देखते हैं। कार्बोनिल एज अ लिगेंड भी काम करेगा। क्यों? क्योंकि कोऑर्डिनेट बॉन्ड का मतलब कार्बन पे माइनस होगा और ऑक्सीजन पे प्लस होगा। तो इसका मतलब ये इसके पास भी एक फील्ड ऑर्बिटल भी है। इसके पास एक फील्ड ऑर्बिटल है, इसके पास एक फील्ड ऑर्बिटल भी है जो इस तरह से दिख रहा है। और इसके पास जब आप कार्बोनिल का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी लिखिएगा तो CO का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से आप कॉन्फ़िगरेशन जब लिखेंगे तो 14 इलेक्ट्रॉनों कॉन्फ़िगरेशन होगा, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2 और उसके बाद पाई 2px2 इज इक्वल टू पाई 2p/2 और उसके बाद सिग्मा वाला आता है। ये 14 हो गया है ना, 12 और 2 14 सिग्मा और उसके बाद पाई स्टार खाली आता है। ये पाई स्टार क्या है? इसका खाली है। इसमें ऑर्बिटल जो है वो कौन सा ऑर्बिटल खाली है? पाई स्टार ऑर्बिटल खाली है। कौन सा ऑर्बिटल खाली है? पाई स्टार खाली है या नहीं? बोलो, कौन सा ऑर्बिटल खाली दिख रहा है आपको? यहाँ पे पाई स्टार खाली दिख रहा है। ओके, इज इट क्लियर और नॉट? क्लियर सर। ठीक है। अब यहाँ पे पाई स्टार खाली है और यहाँ पे तुम्हारा एक कार्बोनिल के पास आपके पास फील्ड ऑर्बिटल है, तो यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन सकता है। यहाँ पे देखो
इस वैकेंट ऑर्बिटल के साथ ये लोन पेयर डोनेट करके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, और इसके साथ मेटल का फील्ड ऑर्बिटल और कार्बन का पाई स्टार ऑर्बिटल, इनके बीच में एक बॉन्डिंग ऐसा होगा जिसको पाई बॉन्ड कहेंगे। ये देखो ओवरलैप करेगा, लेटरल ओवरलैपिंग पाई बॉन्ड बनाता है, और एक्सियल ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड बनता है। तो यहाँ पे बनेगा सिग्मा और यहाँ पे बनेगा पाई, इसी को बोलते हैं सिग्मा और पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। और इसी को बोलते हैं बैक बॉन्डिंग। क्योंकि बैक बॉन्डिंग का याद होगा कंसेप्ट आपको कि एक के पास वैकेंट ऑर्बिटल हो और दूसरे के पास क्या हो, लोन पेयर हो, और फील्ड ऑर्बिटल हो, ये बैक बॉन्डिंग है, इसको बोलते हैं बैक बॉन्डिंग। ये है बैक बॉन्डिंग। और इसी बैक बॉन्डिंग को यहाँ पे एक कंसेप्ट बताया गया है, सिनर्जिक इफेक्ट। बैक बॉन्डिंग और सर एक बार फिर से बता दीजिए बैक बॉन्डिंग यहाँ पे। बता रहे हैं, फिर से बता रहे हैं, सिनर्जिक इफेक्ट बोलते हैं। फिर से समझिए एक बार। देखो मैंने बोला कि बैक बॉन्डिंग उसको बोलते हैं जिसके में एक के पास वैकेंट ऑर्बिटल हो और दूसरे के पास लोन पेयर हो और वो एक दूसरे से जुड़े हुए हो। जैसे BF3 बोरोन फ्लोराइड, BF3 को देखा होगा आपने। तो BF3 में क्या होता है, इस बोरोन के पास वैकेंट ऑर्बिटल होता है, इस फ्लोरीन के पास लोन पेयर होता है, तो इनके बीच में एक बैक बॉन्डिंग होता है। तो यहाँ पे भी देखो मेटल के पास लोन पेयर है, इलेक्ट्रॉन पेयर है, और इस कार्बन के पास क्या है, पाई स्टार खाली है। तो एक के पास इलेक्ट्रॉन पेयर है और एक के पास खाली ऑर्बिटल है। इनके बीच में जो बॉन्डिंग होगा वो कौन सा बॉन्ड होगा, पाई बॉन्ड होगा। इनके बीच में जो बॉन्ड होगा वो कौन सा बॉन्ड होगा, पाई बॉन्ड होगा। और इनके बीच में जो बॉन्ड होगा वो कौन सा बॉन्ड होगा, सिग्मा बॉन्ड होगा। ये एक सिग्मा बॉन्ड है और ये एक पाई बॉन्ड है, इसी के लिए इसको बोल रहे हैं सिग्मा एंड पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। तो अगर पॉइंट लिखें तो क्या लिखेंगे, मेटल कार्बन सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय, अगर मेटल कार्बन सिग्मा बॉन्ड जो बना है वो किससे बना है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर फ्रॉम कार्बोनिल टू मेटल, है या नहीं। तो पहले पॉइंट लिखो, आप एक बार पॉइंट लिखो तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। मेरे साथ एक बार पॉइंट लिखते हैं, जो पॉइंट मुझे दिख रहा है वो लिख रहे हैं। देखो पहला पॉइंट, मेटल कार्बन सिग्मा बॉन्ड, मेटल कार्बन सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय, metal carbon sigma bond is formed by transfer of an electron pair, transfer of an electron pair, transfer of an electron pair, transfer of an electron pair from filled orbital of ligand to vacant orbital of CMA, सेंट्रल मेटल एटम। ये बात समझ में आ रहा है क्या। पहला देखो जो पॉइंट दिख रहा है वही लिखा है मैंने, मेटल कार्बन सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय, यहाँ पे बाय लिखिएगा, फॉर्म्ड बाय ट्रांसफर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन पेयर, ट्रांसफर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन पेयर फ्रॉम filled orbital of ligand to vacant orbital of central metal atom. Metal carbon sigma bond is formed by transfer of an electron pair from filled orbital of ligand to vacant orbital of central metal atom. This is the first point. The second point is metal carbon pi bond is formed by, second point लिखना है, metal carbon pi bond is formed by, metal carbon pi bond is formed by transfer of an electron pair, transfer of an electron pair from filled orbital of CMA to vacant orbital of CO। CO का मतलब कार्बोनिल, वैकेंट ऑर्बिटल ऑफ कार्बोनिल। अब यहाँ पे पॉइंट्स डिस्कस कर रहा हूं मैं, देख लो पहले एक बार। अगर मेटल कार्बन बॉन्ड, पाई बॉन्ड कैसे बन गया, ट्रांसफर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन पेयर फ्रॉम फिल्ड ऑर्बिटल ऑफ मेटल टू वैकेंट ऑर्बिटल ऑफ CO। CO का वैकेंट ऑर्बिटल के पास ये जो फील्ड ऑर्बिटल मेटल का है वो ट्रांसफर हुआ है। देखो तो एक पाई बॉन्ड बन गया
और कार्बोनिल का जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो वैकेंट ऑर्बिटल ऑफ मेटल को ट्रांसफर हुआ है, तो क्या बन गया सिग्मा बॉन्ड, एक है सिग्मा बॉन्ड और एक है पाई बॉन्ड। क्या ये बातें समझ में आई? इतनी बात जो लिखा हुआ था ऊपर डायग्राम में वो नीचे स्टेटमेंट में लिख दिया मैंने, बस और कुछ नहीं किया है। जो ऊपर डायग्राम आप समझ रहे हैं नीचे आप उसी से समझ सकते हैं। अब एक बात आती है, अब यहाँ पे देखो, अगर बैक डोनेशन बढ़ रहा है, अगर बैक डोनेशन बढ़ रहा है, बैक बॉन्डिंग बढ़ेगा, तो पाई स्टार में इलेक्ट्रॉन क्या बढ़ेगा? बढ़ेगा। अगर बैक बॉन्डिंग बढ़ रहा है तो पाई स्टार में इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, मतलब एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है। और अगर एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है तो कार्बोनिल का CO का बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? घटेगा। क्यों? क्योंकि एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बढ़ने से आपको याद होगा बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू क्या होता है? हाफ इंटू नंबर ऑफ बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग, हाफ इंटू नंबर ऑफ बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग। तो मैं ये कह रहा हूँ अगर मान लो यहाँ पे बैक बॉन्डिंग हो रहा है तो बैक बॉन्डिंग होने के कारण यहाँ पे पाई स्टार में इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, और पाई स्टार में इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है तो बॉन्ड ऑर्डर घट रहा है, और बॉन्ड ऑर्डर घट रहा है तो इसका मतलब इस कार्बोनिल का बॉन्ड लेंथ क्या हो रहा है? बढ़ रहा है या नहीं? तो ये बात लिखते हैं फिर समझाते हैं आपको। देखिएगा, एज बैक बॉन्डिंग इंक्रीजेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पाई स्टार इंक्रीजेस। यहाँ लिखिएगा, पॉइंट्स देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा, टेंशन मत लीजिए। एज बैक बॉन्डिंग इंक्रीजेस, बैक बॉन्डिंग इंक्रीजेस, एज बैक bonding increases, back bonding increases, number of electron in anti-bonding increases, number of electron in anti-bonding मतलब pi star increases, pi star increases. It means bond order of, it means bond order of CO decreases and bond length increases, So and bond length increases. और आपको पता होगा बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ इंटू नंबर ऑफ बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग। अब आप इसको जज करो, ये पॉइंट सही है या गलत, ये आप जज करो। जो मैंने लिखा है ये पॉइंट समझ में आ रहा है? अगर आप बैक बॉन्डिंग बढ़ाओगे मतलब आप मेटल के इलेक्ट्रॉन को किस पे भेज रहे हो? पाई स्टार में। और जब पाई स्टार में इलेक्ट्रॉन जाएगा तो एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन क्या होगा? बढ़ेगा। जब एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? घट जाएगा कि नहीं घट जाएगा? क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू क्या होता है? हाफ इंटू नंबर ऑफ बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग। अब आप खुद सोचो, अगर एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन बढ़ गया तो आपकी स्थिति कैसी बन गई? आपकी स्थिति ऐसी बन गई कि अगर एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, बॉन्डिंग कुछ नहीं रहा, एंटी बॉन्डिंग बढ़ गया तो बॉन्ड ऑर्डर घट गया। और आपको पता होगा कि बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड ऑर्डर एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर बॉन्ड ऑर्डर बढ़ Yes, रहा है तो बॉन्ड लेंथ घट जाएगा, तो कार्बोनिल का बॉन्ड लेंथ घट जाएगा। समझने की कोशिश करिए, समझने की कोशिश करिए। क्वेश्चन जेई एडवांस 2006-7 में आया हुआ है, वो क्वेश्चन भी हम आपको देने वाले हैं। जस्ट फिर से समझिए, अगर बैक बॉन्डिंग हो रहा है, क्योंकि बैक बॉन्डिंग तो हो रहा है, तो बैक बॉन्डिंग होने से पाई स्टार में इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, और पाई स्टार के इलेक्ट्रॉन बढ़ने का मतलब एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन बढ़ना है या नहीं? तो अब यहाँ पे दो चीजें हैं, अगर बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो सीधी सी बात है बॉन्ड ऑर्डर घटेगा। क्यों? क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग। और एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन बढ़ गया तो सीधी सी बात है बॉन्ड ऑर्डर घटेगा, और बॉन्ड ऑर्डर घट गया तो बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा। ये सीधी सीधी बात है, इसमें कोई दो राय है ही नहीं बेटा, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्या बात समझ में आ रहा है? बैक बॉन्डिंग बढ़ता है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग बढ़ता है, अगर ये बढ़ता है तो बॉन्ड ऑर्डर CO का घटता है, और बॉन्ड ऑर्डर घटता है तो बॉन्ड लेंथ बढ़ता है। इज इट क्लियर और नॉट? बोलो बोलो। yes, यस, क्लियर है सर। इसमें Yes, एक sir. एग्जांपल था जेई के अंदर, उस क्वेश्चन को देखो, उसका आंसर मुझे बताना। जेई के अंदर एक क्वेश्चन पूछा कि इफ, ऐसे लिखा, इफ बॉन्ड लेंथ ऑफ, if bond length of CO is 1.128 angstrom, then
bond length of CO in FeCO5 is, ऐसे क्वेश्चन करके पूछा और ऑप्शन दिया ऐसे। पहला ऑप्शन दिया एग्जैक्टली इक्वल 1.128 एंगस्ट्रॉम, पहला ऑप्शन ये दिया। दूसरा ऑप्शन दिया 1.131 एंगस्ट्रॉम, तीसरा ऑप्शन दिया 1.115 एंगस्ट्रॉम और फोर्थ ऑप्शन दिया 1.731 एंगस्ट्रॉम। इन थर्ड वाला आएगा सर, कौन सा आंसर सही है? थर्ड वाला सर। थर्ड वाला ना, बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगा। यस सर। मतलब अभी तो मैंने आपको बढ़ाया कि बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगा, आप बोल रहे हैं बॉन्ड लेंथ घट जाएगा। बढ़ेगा बढ़ेगा सर। देखो बॉन्ड लेंथ सीओ का, अकेले सीओ का बॉन्ड लेंथ कितना है, जब ये इसमें आएगा तो यहाँ पे बैक बॉन्डिंग होगा और बैक बॉन्डिंग के कारण ऑर्डर बढ़ेगा और बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा तो सीओ का बॉन्ड लेंथ घटेगा, सॉरी बॉन्ड ऑर्डर घटेगा तो सीओ का बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा। अब बढ़ने वाला दो ऑप्शन है यहाँ पे, कौन सा टिक करें? सेकंड और नहीं बढ़ जा रहा है। हाँ, फोर्थ में ज्यादा बढ़ रहा है, यही ऑप्शन दिया हुआ था। तो आप जेई का क्वेश्चन देखिएगा तो दो बढ़ने वाला दिया हुआ था, एक सेम दिया था, एक घटने वाला दिया हुआ था। तो दो बढ़ने वाले में एक में ज्यादा बढ़ रहा था, एक में कम बढ़ रहा था। तो बहुत ज्यादा नहीं बढ़ेगा बेटा, ऐसा नहीं कि बॉन्ड लेंथ इतना बढ़ लंबा बॉन्ड लेंथ हो जाए, ऐसा होना नहीं जा रहा है। बॉन्ड लेंथ स्लाइट बढ़ेगा, थोड़ा सा बढ़ेगा। थोड़ा सा बढ़ने वाला ऑप्शन कौन सा है? आपका सेकेंड ऑप्शन। तो जेई एडवांस में क्वेश्चन थोड़ा सा बारीकियों से पूछता है। अब दो बॉन्ड लेंथ बढ़ रहा है, बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा कि कौन सा टिक करे। तो आप बेटा जो कम थोड़ा सा बढ़ेगा उसी को टिक करना, ज्यादा नहीं बढ़ा सकते आप। ऐसा नहीं कि कोई पाई स्टार में इलेक्ट्रॉन आपने डाल दिया और उसका बॉन्ड लेंथ डबल हो गया या ट्रिपल हो गया या 4 गुना हो गया, ऐसा होने नहीं जा रहा है। इतना तो आप भी समझदार हैं, क्योंकि आप उसमें इलेक्ट्रॉन कितना डाल रहे हैं ये आपको पता नहीं है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही नहीं पता है आपको, तो आप कैसे जज कर सकते हैं? इसलिए बॉन्ड लेंथ थोड़ा सा बढ़ेगा, थोड़ा सा बढ़ेगा, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा बढ़ा दीजिए। तो आंसर यहाँ सेकंड सही होगा। ओके, और फोर्थ भी बढ़ ही रहा है लेकिन फोर्थ में ज्यादा बढ़ रहा है। देखो 1.128 से 1.731 जो है उनमें डिफरेंस ज्यादा है, 1.128 से 1.131 में डिफरेंस कम है, इसलिए आंसर टिक करेंगे सेकंड नंबर। ओके, समझ में आया? ये क्वेश्चन जी एडवांस में आया हुआ है, तो फिर से समझ लो। अगर बैक बॉन्डिंग हो रहा है तो पाई स्टार में इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है और पाई स्टार में इलेक्ट्रॉन बढ़ने के कारण बॉन्ड ऑर्डर घट रहा है और बॉन्ड ऑर्डर घट रहा है तो बॉन्ड लेंथ बढ़ रहा है, बॉन्ड ऑर्डर घट रहा है तो बॉन्ड लेंथ बढ़ रहा है। समझ में आ गया ये बात? तीसरी पॉइंट भी क्लियर हो गई, थर्ड पॉइंट इज इट क्लियर? बोलो। अब यही पे क्वेश्चन घुमा के पूछता है। अब पता है घुमा के क्वेश्चन क्या पूछेगा? अब आपसे बोलेगा कि मेटल कार्बन का बॉन्ड स्ट्रेंथ, जैसे बोल रहे कि मेटल कार्बन बॉन्ड स्ट्रेंथ, तो क्या बैक बॉन्डिंग बढ़ने से मेटल और कार्बन का बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगा? इसका जवाब चाहिए, दोनों अंतर है। आप एक बार कार्बोनिल का पूछा और एक बार आपसे पूछ रहा है मेटल और कार्बन का बॉन्ड स्ट्रेंथ, तो सीधी सी बात है, जो जितना बैक बॉन्डिंग करेगा उतना पास हो जाएगा, जितना पास होगा उतना उसकी बॉन्डिंग उतनी मजबूत होगी। इसका मतलब मेटल कार्बन बॉन्ड स्ट्रेंथ पूछा जाए तो बैक बॉन्डिंग से बढ़ेगा, लेकिन वही सीओ का बॉन्ड स्ट्रेंथ पूछा जाए तो बैक बॉन्डिंग से घटेगा। दोनों को समझिए, फिर से समझिए। अगर आपसे सीओ का पूछा जाए, कार्बोनिल का, और उसमें बॉन्ड ऑर्डर घट गया, क्योंकि आपने भी देखा तो बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो बॉन्ड ऑर्डर घटा तो सीओ का बॉन्ड स्ट्रेंथ भी घटेगा। लेकिन वही पूछा जाए मेटल कार्बन बॉन्ड स्ट्रेंथ, तो मेटल कार्बन बॉन्ड स्ट्रेंथ बैक बॉन्डिंग के बढ़ने से बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि दो लोगों के बीच की बात कर रहा है, वो अकेले की बात नहीं कर रहा। जब अकेले की बात करे तो बात अलग है, लेकिन दो लोगों के बीच की बात कर रहा है, और दो लोगों के बीच में जितना ज्यादा इंटरेक्शन होगा उतना ज्यादा उसका बॉन्ड स्ट्रेंथ होगा, है या नहीं? तो यहाँ पे दोनों क्वेश्चन को बड़ा बारीकी से पढ़िएगा। बच्चा बड़ा कंफ्यूज हो जाता है, बार बार मुझसे बोलने लग जाता है कि सर ये क्वेश्चन तो अभी आपने पढ़ाया था कि बॉन्ड ऑर्डर घटेगा, लेकिन मेटल कार्बन बॉन्ड स्ट्रेंथ दिया हो, मेटल कार्बन बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज होगा विथ इंक्रीज इन बैक डोनेशन। ये बात लिखना होगा, चौथा पॉइंट। ये चौथे पॉइंट में लिखिए मेटल कार्बन बॉन्ड स्ट्रेंथ, मेटल और कार्बन, ऐसे मेटल कार्बन, ये क्वेश्चन भी आपको दिया हुआ है इसलिए मैं इस पे जोर दे रहा हूँ। मेटल कार्बन बॉन्ड स्ट्रेंथ, मेटल कार्बन बॉन्ड स्ट्रेंथ increases
increases, metal carbon bond strength increases with increase in back donation, with increase in back donation. दोनों का अलग अलग आंसर है, दोनों का पॉइंट अलग अलग है. मेटल कार्बन बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन बैक डोनेशन. बैक डोनेशन बढ़ने से आपका मेटल कार्बन बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाता है. तो मेटल कार्बन बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीजेस with increase in back donation. Metal carbon bond strength increases with increase in back donation. समझ में आ गया ये बात. और अब एक लास्ट पॉइंट आपसे डिस्कस करने के बाद ये पॉइंट कंप्लीट हो जाएगा मेरा. देखिए पांचवा पॉइंट ये कह रहा है कि अगर मान लो, अगर आप सुनिएगा, बड़े ध्यान से समझिएगा, अगर मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ाया जाए, ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब समझते हैं, +2 +3 +4 ऐसे किया जाए, तो मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगा तो बैक डोनेशन क्या होगा, घटेगा कि बढ़ेगा? घटेगा, इलेक्ट्रॉन कम हो रहा है. घट जाएगा सर, घटेगा सर. इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा. अगर एज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम इंक्रीजेस, बैक डोनेशन डिक्रीजेस. और अगर बैक डोनेशन डिक्रीज हो गया तो उस कंडीशन में आपका जो कार्बोनिल का बॉन्ड ऑर्डर बढ़ जाएगा, तो बॉन्ड लेंथ घट जाएगा और बॉन्ड स्ट्रेंथ भी बढ़ जाएगा. बात समझ में आ रहा है क्या? तो यहाँ पे आपको ये बात लिखनी पड़ेगी. पांचवा नंबर पॉइंट यही है, एज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ CMA, एज ऑक्सीडेशन स्टेट, एज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ CMA, एज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ CMA increases, as oxidation state of CMA increases, back donation decreases. क्योंकि इलेक्ट्रॉन घट गया, बैक डोनेशन डिक्रीज. और अगर बैक डोनेशन डिक्रीजेस हुआ तो CO का बॉन्ड ऑर्डर फिर बढ़ गया, हो गया नहीं हो गया? तो बॉन्ड ऑर्डर ऑफ CO increases. It means bond strength of CO increases. बात समझ में आ रहा है क्या? बॉन्ड सर स्ट्रेंथ ऑफ CO बढ़ जाएगा. हाँ बोलो. सर इसके पहले जैसे वो आप जो CO के लिए जो डिक्रीज हो रहा है, जो भी सर, वो एक बार बताइए कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है कहाँ पे CO का डिक्रीज हो रहा है? सर? मतलब कुछ आप बताए थे 4th पॉइंट में कि अगर नहीं देखो, हाँ वही मैं बोल रहा हूँ कि अगर मान लो बैक बॉन्डिंग होगा तो दो के बीच में बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा. बैक बॉन्डिंग होने तो दो के बीच में तो बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगा ना. हाँ और सर, CO के बीच बात करोगे तो CO में बैक डोनेशन बढ़ेगा तो पाई स्टार में इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा, तो CO का बॉन्ड स्ट्रेंथ घट जाएगा. सीधी बात, CO की बात तुम करोगे तो अलग बात है, और दो लोगों की बात करोगे. अब दो लोगों की बात करो, जैसे मैं मान लो यथार्थ अभिप्राय, दो दोस्त रहे हैं शुरू से ही, मान लेते हैं ऐसे ही, एक यथार्थ एक अभिप्राय. अब यथार्थ अभिप्राय दोनों साथ मिलते हैं तो दोनों के बीच में बॉन्डिंग तगड़ी होती है. लेकिन जैसे जैसे आप अभिप्राय के साथ दोस्ती बढ़ाते जाते हो, वैसे वैसे अभिप्राय की स्टेबिलिटी घटती जाती है. क्यों? आपकी दोनों की स्टेबिलिटी बढ़ रही है, लेकिन अकेला की स्टेबिलिटी घट रहा है, किसी एक की स्टेबिलिटी घटेगी, क्योंकि बैक डोनेशन के बढ़ने से उसमें पाई स्टार में इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, और पाई स्टार में इलेक्ट्रॉन बढ़ने से बॉन्ड ऑर्डर घट जाता है, बॉन्ड ऑर्डर घट जाता है. लेकिन दोनों के बीच में, क्योंकि वो तो जितना बैक बॉन्डिंग उतना क्लोज होता जाएगा ना, दो लोग उतना क्लोज होते जाएंगे, तो जब दो लोग उतना ही क्लोज होंगे तो उनके बीच में जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो तो बढ़ जाएगा. सीधी सी बात है, ज्यादा क्लोज होंगे तो बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगा, लेकिन एक का बॉन्ड स्ट्रेंथ घटेगा. अगर मैं इंडिविजुअल बात कर रहा हूँ तो अलग कंसेप्ट लगेगा, और दोनों की बात कर रहा हूँ तो अलग कंसेप्ट लगेगा. मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपसे, समझ में आया? यस. तो बस मैं ये बोल रहा हूँ. अब फिर से देखो, ऑक्सीडेशन स्टेट CMA का बढ़ेगा तो बैक डोनेशन घटेगा, बैक डोनेशन घटेगा तो CO में जो पाई स्टार में इलेक्ट्रॉन जा रहा था वो घट जाएगा, और जब पाई स्टार में इलेक्ट्रॉन जाना कम हो जाएगा तो बॉन्ड ऑर्डर बढ़ जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर बढ़ जाएगा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा. CO की बात कर रहा हूँ मैं, CO की बात कर रहा हूँ. जैसे अब ये क्वेश्चन दे देगा, मान लो आपसे कहा, तो यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन दिया, कंपेयर बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ CO, ऐसे क्वेश्चन दिया, कंपेयर बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ CO, बॉन्ड स्ट्रेंथ of CO in following complex compound. पहला लिखा
MnCO6 + 1, CrCO6, MnCO6 + 1, CrCO6, VCO6 - 1, TiCO6 - 2। अब बताओ, ये ABCD है, ये A है, ये B है, ये C है और ये D है। बताओ तो किसमें CO का बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है? जिसमें बैक बॉन्डिंग कम होगा उसमें CO का बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। इसमें ABC ऑर्डर ही रहेगा। पहला वाले में देखो, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ गया है, इधर ऑक्सीडेशन स्टेट घट तो रहा बैक है। बॉन्डिंग कम हो जाएगी। तो पहले वाले में बैक बॉन्डिंग कम होगा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे आपको बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ CO देखना है। क्या देखना है? बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ CO। उलझन थोड़ा सा लग रहा होगा आपको, मैं समझता हूँ, लेकिन उसको थोड़ा गहराई से पढ़िएगा तो आपको उलझन नहीं लगेगा। क्योंकि हमको लग रहा है कि आपको ये लग रहा होगा, कभी मैं बोल रहा हूँ कि मेटल कार्बन का बॉन्ड स्ट्रेंथ, कभी मैं बोल रहा हूँ CO का बॉन्ड, तो ये उलझन लग रहा होगा, और कोई बात नहीं है। बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ CO, ये देखो आप, मैंने अभी जो लाइन लिखा है, क्या लिखा है देखो, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ CA में इंक्रीजेस, बैक डोनेशन डिक्रीजेस, बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीजेस। ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा किसका है? A का है ना, A का सबसे ज्यादा। और इधर बैक, ये देखो ऑक्सीडेशन स्टेट घट रहा है, घटेगा तो बैक बॉन्डिंग बढ़ेगा। आंसर होगा A, B, C एंड D। और इसी में अगर मैं क्वेश्चन ऐसे पूछ देता कि मेटल कार्बन बॉन्ड स्ट्रेंथ बताओ, उल्टा हो जाता है। उल्टा चल जाता है। बस बस यही आपको समझना था बस। अगर आप ये समझ गए तो फिर हो गया काम आपका, कंप्लीट हो गया। फिर DCBA हो जाएगा, क्योंकि मेटल कार्बन बॉन्ड स्ट्रेंथ बैक डोनेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मैं ये लिख देता हूँ, ज्यादा आपको आसान पड़ेगा। इतना ज्यादा घुमा फिरा के आप पढ़ोगे ना तो दिक्कत हो जाएगा आपको एक लाइन समझने की जरूरत है, कितना लाइन आप समझ नहीं पाओगे, क्योंकि इतने लाइन के चक्कर में आप कंफ्यूज हो रहे हो। देखो यहाँ पे समझो, अगर क्वेश्चन ये पूछता है मेटल कार्बन बॉन्ड स्ट्रेंथ, मेटल कार्बन बॉन्ड स्ट्रेंथ, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बैक डोनेशन होता है। और ये बैक डोनेशन आपको देखने आता है, इसमें मुझे कोई बताने की जरूरत नहीं। अब आपको कोई अगर आपसे पूछे CO बॉन्ड स्ट्रेंथ, तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बैक डोनेशन होता है। बस इतना लाइन याद कर लो, आपका काम हो जाएगा। इसके अलावा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, ये इतना ही लाइन है, बस समझने के लिए इतना ही था। और आगे की बात जो भी है वो पॉइंट आउट किया है मैंने, लेकिन पॉइंट आउट से भी ज्यादा आसान पड़ेगा आपको ये। अगर क्वेश्चन मेटल कार्बन बॉन्ड स्ट्रेंथ पूछ रहा है तो बैक डोनेशन बढ़ने वाला ज्यादा होगा, और अगर CO बॉन्ड स्ट्रेंथ पूछ रहा है तो बैक डोनेशन घटने वाला ज्यादा होगा। बस यही दो कंसेप्ट, दो लाइन, पूरा हो गया कंप्लीट ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड। ये पूरी बातें ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड। सर आवाज आ रही है? हाँ ऐसा बोलो बेटा। सर ये लास्ट वाला जो क्वेश्चन कराए थोड़ा सा बताइए, आवाज नहीं आई थी आपकी। हाँ मैं बोल रहा हूँ कि बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ CO का बॉन्ड स्ट्रेंथ, CO का बॉन्ड स्ट्रेंथ का मतलब क्या है? मैंने अभी लाइन जो ऊपर लिखा, पांचवा लाइन पढ़ो। पांचवा लाइन में क्या लिखा है? ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेस। क्या लिखा है? ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ CA में इंक्रीजेस, बैक डोनेशन डिक्रीजेस। लिखा है नहीं लिखा है? हाँ सर लिखा है। तो फिर आप देखिए, अगर आपका पहले में ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा है, दूसरे में 0 है, तीसरे में -1 है, चौथे में -2 है, तो इधर की तरफ ऑक्सीडेशन स्टेट घट रहा है, तो बैक डोनेशन इधर की तरफ बढ़ेगा। बैक डोनेशन बढ़ेगा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ CO क्या होगा? घटेगा। हाँ सर ठीक है ठीक तो यहाँ देखो लिखा है इनवर्सली प्रोपोर्शनल, हमने लिखवा दिया आपको, पूरा एक लाइन में हो गया। आप कुछ मत करो उधर। अब उधर की कोई पॉइंट एक बार रीड करना है करो ना, तो यहाँ तो ये पॉइंट हो गया। अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि दो लोगों के बीच की बात कर रहा है तो बैक डोनेशन बढ़ा दो, और अकेले की बात कर रहा है तो बैक डोनेशन घटा दो, काम खत्म। इसके अलावा कुछ मत करो, इसके अलावा कुछ मत करो, काम हो जाएगा आपका। अब आप अपने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के मॉड्यूल को निकाल कर ऑर्गेनोमेट्रिक, एक बार आप ऑर्गेनोमेट्रिक कंपाउंड का क्वेश्चन साथ में देखो, जल्दी जल्दी मॉड्यूल निकाल लो। आप मॉड्यूल निकालिए और OMC का क्वेश्चन देखिए, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड का क्वेश्चन देखिए। सही बच्चे, जल्दी जल्दी एक बार आप ऑर्गेनोमेट्रिक कंपाउंड का क्वेश्चन देख लीजिए, ये कंप्लीट हो जाएगा। मैंने आपको बोला था
कि जैसे ही ऑर्गेनोमेट्रिक कंपाउंड में कंप्लीट कराऊंगा, आपका मॉड्यूल अभी बनवा दूंगा और फिर हम आपको डिस्कशन में ले आएंगे। फिर हम आपके पहले स्टीरियो डिस्कस करेंगे ना, उसमें थोड़ा सा ही है। हाँ, पहले स्टीरियो ही करेंगे, पहले स्टीरियो ही डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहला काम तो ये कर लें कि ये जो ऑर्गेनोमेट्रिक कंपाउंड अभी हमने पढ़ाया है उसको एक बार देख लें। एक बार सभी लोग एक बार ऑर्गेनोमेट्रिक कंपाउंड का क्वेश्चन निकाल लीजिए, एक बार सभी लोग निकाल लें। निकालो, क्वेश्चन देखना शुरू। निकाल लिए सर। देखो क्वेश्चन उसमें कहाँ डाउट आ रहा है, पहले उसको डिस्कस कर दें, क्योंकि ये कंप्लीट हो गया ना अभी, तो आपको भी लगेगा चलो ठीक हो गया, समझ में आ गया। सेक्शन निकाल लो, सेक्शन पार्ट 1 का निकाल लो। निकाल लिया आप लोग? एच है। हाँ, सेक्शन एच में पहला क्वेश्चन देखो बन रहा है। सर स्ट्रक्चर बनाना है। H1 और H2, तो ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग मेटल कार्बन, तो बना ही दोगे, यही वाला सर। स्ट्रक्चर बनाना है, यही ना? सर आप लिखवाएंगे? ये तो लिखवाई दिए हैं, और H2 में वही फिगर दे दिया है, मेटल कार्बन ऑन द बेसिस ऑफ दिस एक्सप्लेन द फॉलोइंग। तो सब कुछ एक्सप्लेन कर ही दोगे, जो हम सब कुछ लिखवाई दिए आपको। H1 H2 में सब कुछ लिखवाई दिए हैं, पार्ट 1 में कुछ करना नहीं है। पार्ट 2 में आ जाओ। Which one is not an organometallic compound? डी वाला नहीं होगा ना, मेटल के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। डी वाला नहीं होगा क्योंकि मेटल के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। बोलो। H2 में फॉर्मूला ऑफ फेरोसिन, ये भी लिखवा दिए हैं, डी वाला होगा। Yes, sir. H512 सर ऑक्सीजन जुड़ा है तो क्यों नहीं होगा? अरे भाई लिखवाया, कार्बन से होता definition क्या है। है? ऑर्गेनिक कार्बन से जुड़ना चाहिए ना। ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड किसको कहते हैं? सर अगर कार्बन और ऑक्सीजन दोनों से अगर दो कहीं जुड़े हैं तो सर और दोनों से कहाँ से जुड़ा है दिखाओ तो मुझे, कहीं तो दिख नहीं रहा है मुझे। सर अगर यहाँ दिया नहीं है सर, अगर दिया होता दिया होता तो हो जाता। ठीक है सर, ठीक है। मत करो ना। और H2 वाला भी हो जाएगा। एक्सरसाइज 2 में थोड़ा बहुत ही क्वेश्चन मिला होगा आपको, तो पार्ट 1 पार्ट 2 समझ में आ गया? बोलो। एक्सरसाइज 2 में पार्ट 1 का सिर्फ लास्ट क्वेश्चन ही है। एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 में लास्ट कटिंग वाला क्वेश्चन है है सर। सर। CO बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गेस्ट, ये तो अभी करा दिए क्लास में ही, सिंक कर रहे हैं सर। अभी जस्ट करा दिए। यस सर, अभी करा दिए। और उसके बाद सब पार्ट 2 में 10th। उसको बता सकते हो कि नहीं? सर ये शेयर स्क्रीन पे कुछ हो गया। अरे ये बदमाशी कर रहा है बच्चा, मत करो ना। रुक जाओ थोड़ा सा, बच्चा बच्चा हटो। तो चलो ठीक है, ये बात तो ये वाला भी बन जाएगा ना। ये तो आप ट्राई कर सकते हो, कार्बन और बट ट्राई कर लेंगे सर। सर। सिग्मा बॉन्ड एक बार होगा तो देख लेंगे एक सर। बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा, और सीओ का बॉन्ड ऑर्डर तो आपको पता ही है नहीं? यस पता है? सर, पता है सर, पता है। जोड़ देना उसको। ओहो ए यार, पढ़ा रहे हैं, देख रहे हो, मत करो ना ऐसे। रुक जाओ थोड़ा सा, 1 मिनट रुक जाओ, हटो यहाँ से, ठीक है हटो। ठीक है। रिकॉर्डिंग एंड कर दीजिए ना सर, हाँ, टाइम तो इसके बाद ये हो बन गया जाएगा है 10 नंबर भी। complete। और तो क्वेश्चन लगभग इसमें हो ही गया है। जैसे एक देखो क्वेश्चन 11 नंबर पार्ट 3 का, पार्ट 3 का देखो यस सर। 11 नंबर, 11 नंबर देख लो एक बार पार्ट 3 का, बस पार्ट 3 का 11 नंबर देख लो एक बार। पार्ट 2 में 10th भी सर, एक तो सही। हेलो, सुन पा रहे हो मुझे? ऐसा सुन पा रहे हैं आशुतोष? आप? सर लगता है आप सुन नहीं पा रहे सर। नहीं, मैं सुन पा रहा हूँ अभी, आप बोलो। पार्ट Yes, 3 का sir, सुन 11 रहा हूँ। नंबर एक बार देख लो। इसको 11 नंबर जल्दी देखो और फास्ट बता दो, तो फिर हम आपका स्ट्रियो का डिस्कशन कर देंगे। स्ट्रियो वाला डिस्कशन करने के लिए 11 नंबर जल्दी देख लो। 11 नंबर क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स VCO6 माइनस, ये सेम
अभी बता चुके हैं। सर हम आपको बता दें सेम एग्जांपल था। कैटायन में स्ट्रॉन्गेस्ट और एनायन में वीकेस्ट। यस सर। एनायन में वीकेस्ट होगा या स्ट्रॉन्गेस्ट होगा? CO बॉन्ड स्ट्रेंथ पूछा है। गलत है सर, गलत। वीकेस्ट होगा सर। कैटायन वाले में स्ट्रॉन्गेस्ट होगा क्योंकि बैक डोनेशन घट जाएगा। यस सर। बता चुके हैं, पहला वाला हो गया। CO बॉन्ड ऑर्डर लेस देन इन कैटायन देन इन द एनायन, ये गलत कह रहा है ना। जो कैटायन वाले में बॉन्ड बैक डोनेशन घटेगा तो बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा ना। एनायन के केस में किसमें ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा बताओ, किसमें ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा? एनायन और कैटायन में। एनायन में सर। एनायन में बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा पक्का। सर देखिए सर, एनायन में बैक बॉन्डिंग बढ़ेगा, थोड़ा उसको ठीक है सर, sensitive बॉन्ड बनाओ। बढ़ेगा, बॉन्ड और घटेगा। हाँ तो बॉन्ड ऑर्डर घटेगा। अब वहां पे बॉन्ड ऑर्डर तुम्हारा घट गया तो इसका मतलब सेकंड आंसर सही नहीं दे रहा है ना। फिर कह रहे CO बॉन्ड लॉन्गर इन द कैटायन दैट इन एनायन और न्यूट्रल कार्बोनिल, सही कह रहा है क्या? कैटायन में बैक डोनेशन घटेगा, बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा, बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ घटेगा, ये भी गलत दे रहा है। उसके बाद मेटल कार्बन बॉन्ड ऑर्डर इज हायर इन द कैटायन देन इन द एनायन और न्यूट्रल। तो अब बताओ मेटल कार्बन बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा बेटा? मेटल कार्बन बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगा? कैटायन में कम होगा ना। तो आंसर यहाँ पे गलत वाला स्टेटमेंट है B, C और D। इनकरेक्ट पूछा है तो 11 का आंसर होगा B, C, D। कितना आसान है देखो, यस सर। क्वेश्चन बन जाएगा। अब तो बन जाएगा ना सब, अब तो इसके बाद क्वेश्चन जितने भी हैं वो सब बन जाएंगे। सही बच्चों से बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा बताओ? सर ये सिडविक रूल क्या है? सिज्विक रूल EAN रूल को ही बोलते हैं। सिज्विक रूल EAN रूल को बोलते हैं। सिज्विक रूल और EAN, वही EAN का जो आप निकाल रहे थे ना, वही सिज्विक रूल बोलते हैं उसको। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर को सिज्विक यस रूल, सर, इफेक्टिव। यस सर, ठीक। वही लिखा है ये सिज्विक रूल ऑफ EAN। तो EAN का सिज्विक रूल वही होता है और कोई बड़ा चीज नहीं है। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का जो फॉर्मूला है ना वो सिज्विक रूल से आता है, वही बोल रहा है वो। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का फॉर्मूला क्या होता है? एटॉमिक नंबर ऑफ CMA माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। तो वही सिज्विक रूल के नाम से जाना जाता है। तो सर, हाँ बोलो। सर इसमें क्वेश्चंस भी थे कि जैसे बायोलॉजिकल क्वेश्चन कुछ सोचते कि किसी ट्रीटमेंट में कुछ यूज किया जाता है, उसका कंपाउंड का नाम, ये सब। हाँ वो थोड़ा सा आपको एक बार देख लेना, NCERT देख लेना। तो एनसीईआरटी के थ्योरी से होगा। हाँ वो NCERT एक बार रीड कर लेना आप लोग। तो यूजेस देख लीजिएगा, बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस देख लीजिएगा। कुछ कैंसर है सर। वगैरह के लिए होता है, सिस्प्लैटिन होता है, वो कैंसर के लिए यूज होता है सिस्प्लैटिन। तो वो कुछ नाम है जो आपको एक बार पढ़ लेना जरूरी है, पढ़ लीजिएगा जरूर। ठीक है सर, ठीक। उसको पढ़ लीजिएगा। मुझे भी कुछ कुछ याद है, तो कुछ याद है कुछ नहीं भी याद है तो, लेकिन तब भी आप एक बार पढ़ लीजिएगा। सिस्प्लैटिन होता है, कैंसर के लिए यूज होता है उसे। पार्ट 2 में को 10th सवाल सर, वो भी इसी का है। तो उसको एक बार आप रीड कर लिए, बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस देख लीजिएगा, यूजेस देख लीजिएगा, तो आपका हो यस सर। जाएगा। और तो डाउट नहीं होना चाहिए ऐसे मेरे हिसाब से। ऑर्गेनोमेटली कंपाउंड वाले जो क्वेश्चन थे वो लगभग आपको मैंने बता दिया, और उसके बेसिस पे आप कर सकते हो। देखो जेई एडवांस वाला जो क्वेश्चन था ना 2006 में आया हुआ है। जेई एडवांस 2006 में यस सर। नंबर क्वेश्चन है, 1.128 दिया है और CO5 का पूछा है। थोड़ा सा बढ़ने वाला एक ऑप्शन है 1.15 और एक है 1.17। 1.17 जो टिक करोगे नहीं ज्यादा बढ़ेगा। यस सर, यस सर। पहला टिक यही वाला क्वेश्चन था, तो मैंने बोल रहा था 2005-6 में आया हुआ है। 6 नंबर भी हो गया और तो लगभग बन जाएगा। और अरे आप बना ही लिया होगा। 38 है जेई एडवांस 2018। 38 में तो दूसरा क्वेश्चन है ऐसे वो। नहीं सर, उसके CD ऑप्शंस वही है। जी हाँ, मेटल कार्बन बॉन्ड स्ट्रेंथ व्हेन द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल इज लोअर्ड। तो ये गलत कह रहा है ना, मेटल कार्बन बॉन्ड स्ट्रेंथ तब बढ़ेगा जब ऑक्सीडेशन स्टेट हाँ लोअर्ड होगा, सही बोल रहा है। सर सही है ये Yes, sir, वाला, सही है। अगला वाला। सही स्टेटमेंट है। कार्बोनिल CO बॉन्ड weakens with when the oxidation state of metal is increased। बॉन्ड वीक होना चाहिए बोल रहा है जब ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल बढ़ेगा। तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल बढ़ेगा तो सही बात है, बॉन्ड सर वो खाली होने लग। गलत दे रहा है। नहीं ऐसा गलत कह रहा है, बॉन्ड इंक्रीज होगा ना। जब बॉन्ड इंक्रीज होगा तो वो गलत दे रहा है। सी आंसर सही है इसमें। तो वो कितना आसान है, तो मैंने आपको एक बार बोला भी था उस दिन। मैंने जब क्लासेस में जब मैं आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ा रहा था तो मैंने बोला था कि जेई एडवांस का जो ऑप्शन होता है
वो आप मत सोचिएगा कि ऑप्शन सिर्फ अकेला एक ही जगह से होगा। पूरा ऑर्गेनोमेट्रिक कंपाउंड भी दे दिया आपको, उसके बाद आपको ये देखो, आप यहाँ पे देखिएगा लो स्पिन मतलब हाइब्रिडाइजेशन भी दे दिया, उसके बाद आपको वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन के बारे में भी बोल दिया। इसका मतलब बहुत सारी चीजें एक साथ बोल दिया आपको, बहुत सारी चीजें एक साथ बोल दिया। एक बार देख लो इसको, तो लिख लो इसको, और इसके बाद आप स्टीरियोआइसोमर का मॉडल बता दो। स्टीरियोआइसोमर का क्या डिस्कशन एक्सरसाइज 1 में बता दो, तो डिस्कस कर देते हैं। एक्सरसाइज 1 स्टीरियोआइसोमेरिज्म। एक सेकंड से रुके, मॉड्यूल निकाल रहे हैं। मॉडल निकाल लीजिए आप लोग, स्टीरियोआइसोमेरिज्म का डिस्कशन करवा लीजिए। सर एक्सरसाइज 1 में सर ये शेयर स्क्रीन में थोड़ा सा बीच में